वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों स्वागत है आपका एफ वाई बी कॉम पुणे यूनिवर्सिटी वालों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज आपका एपिसोड नंबर 2। यस गाइस, अभी हमने सिलेबस अपना स्टार्ट किया है और फर्स्ट सीरीज में आज है सेकंड एपिसोड। फर्स्ट सीरीज जो कि पूरा थियोरेटिकल है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, बीइंग कॉमर्स और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, और ऐसे भी अगर पास हो गए हो तो शायद से बिना एग्जाम के भी हो चुके हो, कोरोना के में अगर हो गए तो जो भी था सिचुएशन स्टडी किया है या नहीं, डोंट वरी, सब कुछ कवर करने के हिसाब से मैं तो कवर करने वाला हूँ यार। लेकिन सिलेबस ही ऐसा फ्रेम किया गया है जिसमें फर्स्ट टॉपिक थोड़ा बेसिक दिया गया है कि आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हो, वो हिसाब से कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या ट्रेंड्स है, ये सब चीजें हमें इसमें दी गई है। और आज इसका एपिसोड नंबर 2 है। ठीक है, सो गाइस एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज के एपिसोड में हम देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। सर कल भी तो यही था। अरे दोस्तों, वो एक दो नहीं, डजन भर कंसेप्ट है। कितनी डजन भर कंसेप्ट है? 12 कंसेप्ट है और हमने उसमें से सिर्फ 3-4 कवर की। सो एक बार आगे जाने से पहले पीछे देखो बोले तो रिकैप आपको मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि हमने कौन सी कंसेप्ट कवर की, और वो कंसेप्ट कवर याद देने के बाद हम आज का एपिसोड स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी रिकैप। यस यस बच्चों, अगर आप देख रहे हो मोबाइल पे तो स्क्रीन डेफिनेटली छोटी दिख रही होगी, तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुद से आपके साइड से जूम इन कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, डन। ओके, सो गाइज अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट हमने कल देखे, याद दिलाना है फटाफट से, याद दिलाना जरूरी है बच्चों। हम नॉर्मली हर एपिसोड में ऐसे ही करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो इतना पॉसिबल नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम रिवाइज करें, लेकिन अगर हमने कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है तो हम ट्राई करेंगे कि हर लेक्चर में पहले रिवाइज करें फिर आगे बढ़े। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट सीखा था प्रीवियस एपिसोड में वो था मनी मेजरमेंट। ठीक है, अरे ऐसा हैंडराइटिंग तो नहीं है यार मेरा, ऐसा कैसा हो गया? मनी मेजरमेंट। अब ये मनी मेजरमेंट में एग्जैक्टली है क्या बच्चों? अकाउंटिंग में सिर्फ ऐसी ही चीजें लिखी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ ऐसी ही चीजें आती है जो हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो चीजें मॉनिटरी नहीं है, इसके का मतलब जो चीजें हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी नहीं आती। अगर आपको एग्जांपल बताऊं, मैं स्किल्ड एम्प्लॉय, मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास स्किल्ड एम्प्लॉय, हमारा जो टीम है केकेसीए का वो एकदम स्ट्रांग है, क्वालिफाइड है, लेकिन वो मैं कहीं पे भी नहीं दिखा सकता। क्यों? इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर वो आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो देन वी हैव टू एंटर दिस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है बच्चों, मैंने एक पर्सन को फर्नीचर दिया 5,000 रुपीज का, और उसके बदले मैंने उससे मोबाइल लिया 5,000 रुपीज। आप मुझे बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा या नहीं? नो सर। अरे जनता, जनता पब्लिक बोलिए, एक आंसर आया नो, बाकी लोग बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? यस और नो बोलने के लिए इतना डर? बाबा का प्रवचन चल रहा है क्या? शांत बैठे हो, तालियां बजा रहे हो, फटाफट आंसर दो। ट्रांजेक्शन ऐसा है कि मैंने किसी को फर्नीचर दिया 5,000 का, उससे मोबाइल लिया 5,000 रुपीज का, क्या ये ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? देखा जाएगा सर। ओके, चलो जिसका आंसर यस है, मोहित भाई, इसका रीजन बता सकते हो क्यों लिखा जाएगा? सर क्योंकि फर्नीचर आपने 2,500 में लिया, मतलब 200 2,500 में।
कहाँ से आया भाई तो 2500? मोबाइल हाँ 2500 कहाँ से आया? मैंने तो फर्नीचर दिया 5000 का और मोबाइल मिला 5000। ये गया और ये आया। सर इधर मेरे को टू 2500 दिखा सर। नहीं नहीं, वो रुपीस ये का साइन है। आपने वो रुपीस का साइन था। रुपीस 5000 ऐसा था वो। तो 5000 का फर्नीचर गया, 5000 का मोबाइल मिला। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा या नहीं? यस और नो? कंफ्यूज है सर। ओके, नो। चलो, मेजोरिटी जनता बोल रही है नो और पब्लिक के साथ जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम पब्लिक के खिलाफ जाने वाले हैं। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लिखा जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्या? मॉनेटरी टर्म्स में वैलिड है उसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन मॉनेटरी वैल्यू में दिया है, इन टर्म्स ऑफ रुपीस दिया हुआ है। अगर मैं बोलता ना फर्नीचर गया और उसके बदले में मोबाइल मिला, तो नहीं लिखते। अगर कितने का है वो पता नहीं होता तो। लेकिन अगर क्लियरली बोला हुआ है कि 5000 की चीज गई और 5000 की चीज आई, मतलब मनी में एक्सप्रेस किया है, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा। ओके, सो याद रखो, मनी मेजरमेंट का मतलब ऐसा नहीं होता कि पैसा जाना चाहिए या पैसा इमीडिएटली आना चाहिए। उसका मतलब सिंपल सा होता है कि वो चीज पैसे में एक्सप्रेस करते आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी। अरे नहीं 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 नहीं, नई कंसेप्ट नहीं है। वापस याद ही दिला रहा हूं मैं आपका प्रीवियस एपिसोड। अब तक आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलती है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है। अरे हम तुमसे अलग अलग, हम दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा। यस यस यस, ये अलग अलग जुदा जुदा है। मैं के कुणाल कटारिया, मैं ओनर हूँ, और के कॉमर्स अकेडमी है मेरा क्लास है, तो दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है। हम जब भी अकाउंटिंग करते तो बिजनेस का अकाउंटिंग करते, मतलब के सीए का मतलब क्लास का अकाउंटिंग करेंगे, मेरा अकाउंटिंग नहीं करेंगे। मेरा अगर कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर रहा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस अगर मेरे लाइफ में कुछ हो रहे हैं तो वो बिजनेस के बुक्स में नहीं लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन यही है, मैं वापस वापस आपको बता रहा हूं कि बिजनेस अलग, ओनर अलग, और इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का ही दूसरा एक नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो कंसेप्ट भी बताता है कि भाई दो एंटिटी अलग अलग है। इवन इवन ऐसा अगर हुआ कि ओनर ने बिजनेस में, ओनर और मैंने बिजनेस एंटिटी लिखना था एक्चुअली। ओनर और बिजनेस, ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग एंटिटी है। इवन ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा दिया एज अ कैपिटल, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने लिया है, ओनर को वापस देना पड़ेगा। और बिजनेस में से अगर ओनर कुछ उसके पर्सनल यूज के लिए लिया लेके जाता है, पैसा पर्सनल एक्सपेंस करता है, तो उसको एज अ ड्रॉइंग्स दिखाया जाता है। ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, पर्सनल लाइफ का एक्सपेंस है। ठीक है, तो उसे नाम दिया जाता है ड्रॉइंग्स। सो ये दिखाता है कि भाई ओनर और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अलग अलग है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा वो है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या है? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों। अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये हमने तो देखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के अगर दो इफेक्ट होते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? ये इसका इंपैक्ट हमने कल देखा, एक फॉर्मूला बन गया उसकी वजह से। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यस, सो दोनों मिलके बन जाता है एसेट्स। तो ये है ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी में हमने देखा बच्चों, नॉर्मली नॉर्मली कोई भी बिजनेस हो, छोटे से लेकर बड़ा, हम पीरियड वाइज कभी ना कभी कैलकुलेट करते हैं कि इतने टाइम में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कितना एसेट है, कितना मतलब लॉस लॉस भी हो सकता है, तो कैलकुलेट करना, ये पीरियोडिकली कैलकुलेट किया जाता है और इसे ही बोलते हैं पीरियोडिसिटी। नॉर्मली अगर हम बात करें
इंडिया की तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। तो नॉर्मली सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितने भी बुक्स मेंटेन किए जाते हैं उनको यही ईयर फॉलो करना पड़ता है। उसे अकाउंटिंग पीरियड भी बोला जाता है, पीरियोडिसिटी के साथ साथ अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं उसे। सो बेसिकली कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों की कुछ एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पेड कर दिए, उसे प्रीपेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्रीपेड अगर एक्सपेंडिचर है या फिर कुछ एक्सपेंसेस पेड करना बाकी है उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर एडवांस में पेड कर दिया तो वो होता है प्रीपेड, और कुछ पे करना बाकी है तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर्ली अकाउंटिंग में दिखाना पड़ता है कि हमने एडवांस में दिया हुआ है या फिर देना बाकी है, जो भी अकाउंटिंग में दिखाना पड़ता है। जस्ट इट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, क्योंकि पीरियोडिसिटी में हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्ली वो जो पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च एग्जैक्टली उसी 12 महीने के इनकम, उसी 12 महीने के एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली मैच किए जाते हैं। इसलिए कुछ पेमेंट बाकी होगा या पेड किया कर दिया होगा एडवांस में तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी वाली कंसेप्ट काम में आती है। ठीक है, तो गाइज ये 4 कंसेप्ट हमने कल देखे, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट एंड पीरियोडिसिटी, राइट। तो गाइज ये सब होने के बाद आज का एपिसोड नंबर 2 है और आज भी हम अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन देखेंगे। लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट नई वाली कंसेप्ट पढ़नी है। सो न्यू कंसेप्ट में कौन सा है, मार्केट में नया क्या है। मार्केट में नया है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट एग्जैक्टली ये है क्या। रियलाइज होना मतलब अर्न होना। ठीक है बच्चों, अब ये कंसेप्ट हमें एक नई चीज सिखाता है। बेसिकली अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि अगर आपको इनकम होने वाला है, आपको पता है कि आपको इनकम होने वाला है, तो इनकम इमीडिएटली नहीं दिखाया जाता। मतलब मुझे पता है ना अभी मुझे इनकम होने वाला है, तो इनकम में इमीडिएट नहीं दिखाऊंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब अकाउंटिंग में मैं कहीं पे भी इनकम नहीं दिखाऊंगा जब तक वो एक्चुअल में अर्न नहीं हो जाती। क्यों? बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कंसेप्ट द प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल मैं शॉर्ट में लिखते भी जाता हूं, profit on sale is regarded as earned। मतलब क्या, अगर मैंने कोई गुड्स सेल किए तो उस पे इनकम अर्न हो गया, मतलब मेरी कमाई हो गई, ऐसा कब कंसिडर करेंगे हम, एट द टाइम when the goods and services when goods or services passed on to the purchaser and the purchaser incur liability for that। ओके देखो बच्चों, मीनिंग क्या है रियलाइजेशन का, प्रॉफिट ऑन सेल। देखो अगर मैं शॉपकीपर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, जो भी हो, अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ या फिर सर्विसेज दे रहा हूँ तो मेरा इनकम हो गया है, ऐसा मैं कब मानूंगा, when at the time गुड्स और सर्विसेज पास्ड ऑन टू परचेसर। मतलब देखो आप मेरे कस्टमर हो, जब आप गुड्स लेके जाओगे ना, मैं जब आपको गुड्स आपके हाथ में दे दूंगा तब मैं समझ लूंगा कि मेरा इनकम हो चुका है। बच्चों यहाँ पे कैश रिसीव करने का वेट नहीं करना पड़ता। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं बोला हुआ कि जब पैसे मिलेंगे तब इनकम दिखाओ, नहीं। इवन सपोज आज मैंने आपको उधरी में गुड्स सेल किए, दैट इज क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए, मतलब गुड्स मैंने आपको सेल तो किए लेकिन पैसे मिले क्या, नहीं, पैसे फ्यूचर में मिलने वाले, उसी को तो बोलते हैं ना क्रेडिट सेल। ठीक है, इवन दो मुझे आज पैसा नहीं मिला फिर भी मैं आज ही इनकम दिखा दूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट, क्योंकि रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि आपको इनकम दिखा देना चाहिए व्हेन गुड्स और सर्विसेज इज पास्ड ऑन टू परचेसर।
पास्ट मतलब सर परचेसर को पास्ट हो चुका है एंड परचेसर इनकर लायबिलिटी फॉर दैट, और परचेसर वो एक्सेप्ट करता है, मतलब वो लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा। जब उसने एक्सेप्ट किया तब से अपने इनकम अर्न हो गया ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे। कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन डज नॉट मीन, बच्चों ये जो कंसेप्ट है इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि रिसिप्ट ऑफ इनकम इन कैश, मतलब कैश में जब मिलेगा इनकम तभी दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कैश सेल अगर हुआ, सपोज कैश सेल हुआ तो वो भी हम इनकम में दिखाएंगे। साथ में अगर क्रेडिट सेल्स हुआ, गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किए, फिर भी वो इनकम में हम दिखाएंगे, इवन दो पैसा मिलना बाकी है फिर भी। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन कंसेप्ट का फोकस पैसे कब मिलते हैं उस पर है ही नहीं, पैसे कभी भी मिले, पैसे एडवांस में भी मिल सकते हैं, पैसे ट्रांजैक्शन के टाइम पे भी मिल सकते हैं, पैसे बाद में भी मिल सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। इनकम कब होता है, जब गुड्स हम परचेसर को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आगे इसमें कुछ पॉइंट है बच्चों, रियलाइजेशन में कुछ पॉइंट है आगे। एक्सेप्शन, रियलाइजेशन कंसेप्ट ने क्या बोला हमें कि इनकम तब तक मत दिखाओ जब तक हमने गुड्स परचेसर को ट्रांसफर नहीं किए, बराबर। तो उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वेयर एज एक्सपेक्टेड लॉसेस टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब क्या, अगर हमें बिजनेस में लग रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि बिजनेस में लॉस होने वाला है, अकाउंट्स बोलता है कि लॉस हुआ नहीं ना, मतलब नहीं हुआ अब तक, मुझे लग रहा है कि लॉस होने वाला है। अकाउंट्स बोलता है लॉस अभी के अभी दिखा दो बुक्स में, एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फिर भी अकाउंट्स बोलता है कि अकाउंट्स में अभी के अभी दिखा दो लॉस। लेकिन अगर हम बात करें, अगर बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रॉफिट तब तक मत दिखाओ जब तक एक्चुअल में वो अर्न ना कर लो, एक्चुअल में जब तक आप प्रॉफिट हो ना जाए। ओके, सो एक्सपेक्टेड लॉस रहा तो इमीडिएटली दिखाओ, और एक्सपेक्टेड इनकम रहा तो बाद में दिखाओ, अभी नहीं दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट। हायर परचेस सेल, बच्चों हायर परचेस सेल पता है किसी को? नहीं पता, ठीक है। ईएमआई वाला सेल तो पता होगा ना, सेल किया गुड्स, ईएमआई पे पैसे मिलते हैं, राइट, उसे हायर परचेस बोलते हैं। ठीक है, सो हायर परचेस सेल मतलब सपोज हमने हायर गुड्स दिए किसी को ईएमआई बेसिस पे, तो इनकम कितना दिखाए, जितने ईएमआई मिल चुके हैं उतना ही इनकम दिखाए। बच्चों सीधी सी बात है कि अगर हमने किसी को ईएमआई के बेसिस पे गुड्स दिए हुए, तो जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे इनकम दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, साड़ी के फॉल तो पता नहीं, फिलहाल यहाँ पे मैच करना पड़ेगा हमें दो दो चीजें, इनकम और एक्सपेंसेस। सो बच्चों मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस में हमेशा कॉस्ट और रेवेन्यू का बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन करते आना चाहिए। कॉस्ट और रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू इसका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रखते आना चाहिए बुक्स ऑफ, वैसे अकाउंटिंग में प्रॉपर हमें कॉस्ट और रेवेन्यू दिखाना है। मतलब क्या बच्चों, मैं आपको एक अच्छा सा पूरा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिए, पूरा एग्जांपल होने के बाद ये कंसेप्ट एकदम बेजे में फिट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों मान लो कि आप अभी 20 स्टूडेंट्स हो मेरे बैच, ओके, और हर स्टूडेंट की 5000 फीस है। अरे नहीं नहीं यार, लेक्चर लीव मत करो, डरो मत, इतनी फीस नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लो चले लेक्चर छोड़ के। 20 बच्चे हैं 5000 के हिसाब से कितने हो गए, 1 लाख हो गए। मान लो कि आपने बैच ज्वाइन किया 15 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च को आपने बैच ज्वाइन किया, और ये बैच है फॉर एग्जांपल 3.5 मंथ्स का, 3.5 मंथ्स का बैच है। ठीक है, मतलब 15 मार्च को स्टार्ट हुआ, बैच कब खत्म होगा बच्चों? बोलो जल्दी, 15 मार्च को स्टार्ट हुआ, 3.5 महीने की बैच है। 1 जुलाई। हाँ यस, 30 जून बोलो या 1 जुलाई बोलो, ठीक है ना।
क्योंकि मार्च में 15 दिन ऐड किए तो 31 मार्च, उसके बाद अप्रैल में जून, तो 30 जून, जून का एंड, ठीक है ना। सो आपने जो बैच ज्वाइन किया है और उससे मुझे इनकम हुआ, इनकम कितना हुआ, 1 लाख रुपए, राइट। लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु यहाँ पे 15 मार्च, 1 मार्च, अगर तू 30 जून रहा तो 4 मंथ, ठीक है। 1 मार्च को बैच स्टार्ट हुआ, सपोज 4 महीने की बैच है, तो मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून को खत्म हो गई। यहां तक क्लियर? आगे अब हुआ ऐसा कि आपने 20 बच्चों ने पूरा का पूरा 5,000 फीस तो मार्च में ही दे दिया, लेकिन ये क्या, ये फीस सिर्फ मार्च का इनकम है? नहीं, ये फीस कितने दिन का इनकम है बच्चों? 5,000 रुपए। 4 महीने। एग्जैक्टली, साढ़े ये 4 महीने का इनकम है। 3.5 का 4 महीने कर दिया मैंने कोर्स, और सिंपल कैलकुलेशन होने के लिए, ठीक है। अरे अरे हाँ, देखो बच्चों, स्टार्ट हुआ है बैच 1 मार्च को, ठीक है। ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च। 31 मार्च को, ठीक है। और बैच खत्म होने वाली है 30 जून को। नाउ 1 अप्रैल से 30 जून, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का ही मेरा इनकम है। 1 लाख रुपए मिला, नो डाउट मेरा इनकम है। मैं बोल ही नहीं रहा कि मेरा इनकम नहीं है, इनकम तो है, लेकिन ये 1 लाख रुपए जो इनकम है ये पूरे 4 मंथ्स का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 31 मार्च को ईयर एंड होता है, और ईयर एंड होने के बाद हमें अकाउंटिंग के बुक्स जो होते हैं वो क्लोज करने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है, हर 31 मार्च को। अब बुक्स क्लोज करना होता है, मतलब हमें दिखाना पड़ता है कि इस पीरियड में इनकम कितना हुआ और एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, हम मिल तो गए 1 लाख, लेकिन अगर 1 लाख के अगर हम टुकड़े करें, ये 1 मंथ है और ये 3 मंथ है। अगर हम देखें 31 मार्च के पहले इतना कितना इनकम हुआ, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1/4, मतलब 25,000 इनकम ये हो रहा है मुझे 1 महीने का, और उसके बाद ये 3 महीने का इनकम 75,000 है। ऐसा मिलके पूरा 1 लाख रुपए इनकम है। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हुआ ऐसा कि आपने मुझे फीस वगैरह तो दे दिया, लेकिन मैंने इस साल में कोई खर्चा किया ही नहीं और बताया भी नहीं। तो देखा जाए तो क्लासरूम का रेंट मुझे भी ये खर्चा 15,000 रुपए का मंथ का रेंट है, लेकिन मैंने दिखा देना चाहिए था ना मार्च में, लेकिन मार्च में नहीं दिखाया, मैंने पेमेंट किया जून में। सो मार्च अप्रैल मई जून, डायरेक्ट 4 महीने का पेमेंट एक ही बार किया। तो 4 महीने का अगर मैंने पेमेंट किया, सो 15,000 इंटू 4, विच कम्स टू 60,000। ये क्या है, वापस बता रहा हूं बच्चों, खर्चा, एक्सपेंस, क्लास के लिए खर्चा भी तो आएगा, हवा में थोड़ी क्लास चलेगा यार। मान लो 15,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो ऐसे 60,000 रुपए मेरा टोटल इस बैच का खर्चा हुआ, ठीक है। 60,000 इस बैच पे एक्सपेंस हुआ मेरा। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैंने ऐसा किया, कि 1 मार्च को पूरा एक्सपेंस इनकम दिखा दो 25,000, मतलब आपको क्या दिखेगा, ये ईयर जब एंड हुआ तो इनकम मेरा 25,000 प्रॉफिट था, बल्कि मैंने साल भर में कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ 25,000 प्रॉफिट दिखाया। तो इट मीन्स कि 25,000 मैंने अर्न कर लिए, 25,000 मैंने अर्न कर लिए, क्योंकि मार्च पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये तो हुआ प्रॉफिट 25,000 रुपए, सर इनकम हुआ 25,000 रुपए इनकम हुआ। और मान लो कि ये 60,000 रुपए जो मैंने क्लासरूम का रेंट पे किया ना, ये पूरा का पूरा अप्रैल महीने में पेड किया, मार्च नहीं, अप्रैल ने डायरेक्ट, सॉरी मार्च नहीं, डायरेक्ट अप्रैल में पेमेंट किया, मतलब नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया, क्योंकि ईयर तो खत्म हो गया ना 31 मार्च को, ईयर एंड हो जाता है। सो अप्रैल में अगर पेमेंट किया 30 अप्रैल, ओके, सो 30 अप्रैल को अगर पेमेंट किया है और 30 अप्रैल में सिर्फ एक्सपेंसेस दिख रहे, इनकम दिख ही नहीं रहा, तो गलत, बहुत गलत बात हो गई। नहीं समझे? वापस एक बार समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली इसमें है क्या, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ऑफकोर्स कंसेप्ट समझने में टाइम तो लगेगा यार,
अगर नहीं टाइम लगा तो फिर वो कंसेप्ट ही क्या है, फिर रीड करके बता दूंगा सिर्फ, ठीक है। देखो 1 लाख रुपए मुझे फीस मिली, क्लियर। 20 बच्चों की 20 इंटू 5,000, मतलब 1 लाख रुपए फीस मिली। आई होप ये तो क्लियर यार, ठीक है। और इसी 4 महीने का मेरा रेंट है 15,000 रुपए के महीने के हिसाब से 60,000 रुपए, ये मेरा रेंट है, ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। अब इनकम भी क्लियर, एक्सपेंस भी क्लियर, लेकिन प्रॉब्लम है मैचिंग का, प्रॉब्लम है टाइमिंग का। मैंने क्या किया, मार्च महीने में सिर्फ फीस वसूल की, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए आ गए मार्च में, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, मार्च मंथ में 1 लाख रुपए तो आए, ये हुआ इनकम। नाउ एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस की बात करें तो हमने रेंट है ना, अभी तो अप्रैल भी नहीं, डायरेक्ट जून। मान लो कि हमने डायरेक्ट 30 जून के एंड में रेंट पेड किया, मतलब तब तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ मेरा, बस इनकम आ रहा था, पैसे छाप रहे थे, पैसे आ गए पैसे आ गए पैसे आ गए। अप्रैल में सिर्फ इनकम हुआ और जून में सिर्फ खर्चा हुआ, तब इनकम ही नहीं था। जो गलत पिक्चर दिख रहा है बच्चों, गलत मतलब देखा जाए तो आपको ऐसा दिखेगा, सपोज इसके सिवा मैंने कोई बैच कंडक्ट की ही नहीं, ऐसा समझो एक ही बैच मैंने कंडक्ट की, तो क्या दिख रहा था फर्स्ट ईयर में 31 मार्च के पहले, मतलब वो ईयर होता है ना, तो उस साल मेरा इनकम कितना हुआ, 1 लाख रुपया। ठीक है, वो कॉमा थोड़े गलत हो गए। और अगर हम बात करें सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में इनकम तो है नहीं, आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया, सिर्फ और सिर्फ दिखेगा एक्सपेंस, और वो भी कितना, 60,000। मतलब अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें इसके बेसिस पे, अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख प्रॉफिट कमाया और नेक्स्ट ईयर में 60,000 का लॉस हुआ, ओके, जो गलत है। ऐसा हुआ ही नहीं ना प्रॉफिट लॉस, टोटलिटी में अगर हम सोचे तो ये बैच कंडक्ट करके मुझे 40,000 का फायदा हुआ। 1 लाख फीस आया, 60,000 का खर्चा किया, तो 40,000 रुपए क्या हुआ मेरा, प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे प्रॉफिट प्रॉपर दिखना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, गलत काम, फर्स्ट ईयर में सिर्फ लॉस इनकम दिखा दिया, सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस दिखा के लॉस हो गया, ठीक है। सिर्फ एक्सपेंसेस दिखा इसलिए लॉस हो गया, जो गलत है। इसलिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेटर पोजीशन, मतलब प्रॉपरली अकाउंटेंट ने क्या करना चाहिए, अकाउंटेंट टू कैलकुलेट कि देखो भाई 1 लाख फीस है ना 4 महीने की, मतलब महीने की होगी 25,000, ठीक है। नेक्स्ट इनकम, देखो भाई खर्चा कितना है बैच में, 60,000, कितने दिन का है, 4 मंथ्स का एक्सपेंस है 60,000, तो 15,000 रुपए एक्सपेंस हो गया। सो मार्च का इनकम ये, मार्च का एक्सपेंस ये, और मार्च का नेट प्रॉफिट ये। वापस बता रहा हूं, ये मार्च का इनकम है, ये मार्च का एक्सपेंस है, और ये मार्च का कैसे, इसे तो बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट, साड़ी के फॉल साड़ा नहीं, यहाँ पे इनकम के साथ रे एक्सपेंस मैच किया रे, एक्सपेंस मैच करने से प्रॉफिट निकला रे। एग्जैक्टली अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो हमेशा इनकम के साथ एक्सपेंस मैच करना होगा। प्रोपोर्शनेट इनकम और उसके साथ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस अगर हम देखे तो ही हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। बच्चों प्रॉफिट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, इवन बचपन में भी स्कूल टाइम में सीखा होगा, बस याद नहीं रहता आपको, ये बात तो पक्की है। आपने बादाम भी खा लिया तो शायद बादाम भी फेल हो जाए, याद तो नहीं रहने वाला। स्कूल की लड़कियां भूलते नहीं, लेकिन फॉर्मूले कैसे भूलते हैं क्या बता, फॉर्मूले भूल जाते हैं, फॉर्मूली, मुलिंदा नहीं विसरते। ओके, बैक टू आवर पॉइंट। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ये होता है प्रॉफिट। और ये कैलकुलेट करते हुए हमें हमेशा प्रोपोर्शनेटली सोचना है, पीरियडिकली सोचना है कि भाई 2 महीने का इनकम हुआ तो 2 महीने का एक्सपेंस कितना है, ऐसे सोच के हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल, और दूसरा है कैश कंसेप्ट, ठीक है। बेसिकली बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन करना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग।
अब ये मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है देखते हैं बच्चों। दो अप्रोच है अकाउंटिंग के, एक है कैश अप्रोच और दूसरा एक्रूअल। पहले मैं आपको कैश समझा देता हूँ, कैश ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कैश अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, इफ कैश रिसीव्ड, अगर किसी से कैश मिला तो वो अपना इनकम कंसिडर करो। इफ कैश पेड, अगर हमने किसी को कैश पेड कर दिया तो उसको एक्सपेंस समझो। व्हाट आई जस्ट सेड, कैश अकाउंटिंग बोलता है सीधी सीधी बात कि अगर अपने पास कैश आया तो इनकम दिखाओ, कैश गया तो एक्सपेंस दिखाओ, दैट्स इट, ठीक है। सो ये हुआ कैश कंसेप्ट। ना एक्रूअल, एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, इवन दो इनकम is not received, income is not received but due, ओके। क्या है इनकम इज नॉट रिसीव्ड बट ड्यू, मतलब क्या बच्चों, मान लो कि इस साल का एक्सपेंस है, ओके, या फिर इस साल का इनकम है, हमें इस साल इनकम नहीं मिला, इस साल इनकम नहीं मिला, लेकिन इनकम ड्यू तो हुआ, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने गुड्स सेल किए क्रेडिट बेसिस पे, कस्टमर आया, मैंने उसको उधारी पे गुड्स दे दिए। अब सवाल ऐसा है, क्या मेरे पास पैसे आए? नहीं। क्या उसके जेब से गए? नहीं। कब आने वाले? अरे वो तो फ्यूचर की बात है यार, अभी तो नहीं पता, आज सिर्फ ट्रांजैक्शन हुआ है, आज पैसा ना आया ना गया, तो क्या मैं उसको इनकम दिखा सकता हूँ? आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर इनकम ड्यू हुआ है, इवन दो इनकम रिसीव नहीं हुआ, एक्चुअल में पैसा नहीं मिला, फिर भी वो इनकम में हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब करते हो बच्चों, जॉब में नॉर्मली फंडा कैसा होता है, अप्रैल में जॉब करो, अप्रैल में काम करो, उसका सैलरी कब मिलता है? मैं यस। सो अप्रैल की सैलरी मान लो 5 मई को मिलती है, मतलब वो फंडा होता है ना एम्प्लॉयर का, रिस्क उसका महीना खत्म होने के बाद 5 दिन में पेमेंट दे देंगे भाई, ठीक है। सो ऐसे में मई वाला जो है, मई मंथ में काम किया, तो 5 जुलाई 6 जुलाई, मतलब ये एस्टिमेट बोल रहा हूं मैं, 5 मेंटेन रखते हैं, चलो। सो हाँ, जून ना रे, यस हाँ, सो जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 मार्च का पेमेंट कब आएगा? अप्रैल 5 अप्रैल। अगर पासबुक चेक करो आप, बैंक पासबुक, तो पासबुक में कितने महीने की सैलरी आई होगी? 11 months यस, अगर 11 मंथ्स। 11 मंथ्स कैसे? अरे देखो, स्टार्ट कब हुआ, अप्रैल की सैलरी मई मंथ में आई, सो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी और फरवरी। अप्रैल का भी कट होगा। सो अप्रैल, देखो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग वाला एक तो मंथ काउंट नहीं करेंगे, एक मंथ कोई भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि सैलरी अगले महीने मिल रही है ना, अप्रैल की सैलरी मई महीने में मिल रही, तो मई से स्टार्ट होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और जैन की फेब मिलेगी सैलरी, फेब में, फेब की सैलरी तो नहीं मिलेगी, वो तो मार्च में एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 10 और मार्च वाला 11, ऐसे 11 महीने हो गए, 11 महीने की सैलरी हमें मिली, मार्च की तो डायरेक्ट मिलेगी अप्रैल में। सो द पॉइंट इज, मैंने जॉब किया 12 महीने, राइट, 12 महीने काम किया मैं, 1 अप्रैल को, अप्रैल फुल वाले दिन जॉब पे ज्वाइन हुआ था, और अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने 12 महीने काम भी किया, लेकिन मुझे सैलरी 11 महीने का ही मिला है। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा है, मैं जहां पे जॉब करता हूँ, उसके जॉब होने के बाद अगले महीने के 4 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली 5 अप्रैल को पेमेंट मिलेगा मार्च महीने का, तो पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 11 ही महीने का सैलरी हमें मिला हुआ है। तो अब मेरा सवाल है आपसे, हम इनकम में 11 महीने की सैलरी दिखाएंगे या 12 महीने की? अकरा ओके,
आंसर इज 12 months. भाई इवन दो हमें सैलरी 11 महीने की ही मिली है, लेकिन इनकम दिखाते टाइम हमें दिखाना पड़ेगा कि पूरे 12 महीने की सैलरी मिल चुकी है। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट ये तो बोलता है अगर हमें पैसा नहीं भी मिला लेकिन पैसा इसी साल का इनकम है, इनकम इज नॉट रिसीव्ड बट ड्यू हो चुका है ना, तो इनकम में दिखा दो। एग्जैक्टली इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू है मतलब देना है लेकिन पेड नहीं किया अब तक, पेएबल है, तो ये भी एक्रूअल में आता है। ओके, सी एक्सपेंस ड्यू हो गए मतलब मान लो कि अभी मार्च महीने का रेंट देना बाकी है, मार्च महीना खत्म हो गया लेकिन अब तक मैंने रेंट दिया ही नहीं, सो मार्च मंथ कंप्लीट हो गया मतलब एक्सपेंसेस ड्यू हो गया। ओके, बट नॉट पेड, लेकिन पेड नहीं किया तो पेड करना बाकी है, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने हैं, इवन दो कैश इज अनपेड, एक्सपेंसेस अभी भी पेएबल है, एक्सपेंसेस अभी भी पेएबल है, पेड नहीं किए, फिर भी हम अकाउंटिंग में दिखाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, पेड नहीं हुए, पेड नहीं हुए तो एक्सपेंसेस ड्यू हुए, तो वो बताएंगे हम लायबिलिटी ना पे करना बाकी है, तो ये भी हम अकाउंटिंग में दिखाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। देखा जाए तो पैसा जा ही नहीं रहा तो एक्रूअल में क्यों आते, लेकिन हमें बोला गया है इवन दो एक्सपेंस इज नॉट पेड, इवन दो एक्सपेंस इज नॉट पेड बट इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, करंट ईयर से बिलोंग करने वाला वो खर्चा था, इसलिए इस साल के बुक्स में दिखाना ही पड़ेगा, ये है एक्रूअल वाला कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में ही बोला मुझे आपसे क्या चाहिए सबसे बड़ा गिफ्ट, कंसिस्टेंसी। बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग में मल्टीपल सिस्टम होते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करने अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। सो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल फॉलो करोगे ना वही प्रिंसिपल फॉर एवर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, प्रिंसिपल जो फॉलो करे वो चेंज ना करे। मतलब क्या, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कंसिस्टेंसी में क्या बोला जाता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कंसेप्ट, सॉरी अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी है, इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ओके, मतलब क्या है, इनका कहना है कि एक बार अगर तुमने एक मेथड सिलेक्ट कर ली ना तो चेंज करो ही मत। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है सीखना बाकी है, आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, सो अगर 11th कॉमर्स होगा तो डेफिनेटली याद आ जाएगा। सो आप अकाउंटिंग में जो भी मेथड फॉलो करते हो सालों साल तक वही मेथड फॉलो होना चाहिए कंसिस्टेंटली। ठीक है, ये बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, साल के बीच में तुम पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। सो इवन कंसिस्टेंसी में हमें बोला गया है कि वो अगर हमें कुछ चेंज करना है, मतलब बेसिकली सीधी सी बात है भाई, तुम जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, जो रूल फॉलो कर रहे हो ना, जो मेथड फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग में, वही मेथड आगे फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों कॉन्जर्वेटिज्म। ओके, conservatism, can anybody tell me the meaning of conservatism? अरे कंजर्वेटिज्म भूल गए, ठीक है बच्चों, कंजर्वेटिज्म मतलब प्ले सेफ। प्ले सेफ मतलब यहाँ पे क्या किया है, अगर हमें लगता है कि बिजनेस में कोई लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है
थोड़े भी चांसेस है लॉस होने के तो इमीडिएटली लॉस दिखा, लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की तो प्रॉफिट इमीडिएटली नहीं दिखाया जाता है, लॉस दिखा दिया जाता है। ठीक है, सो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यही बोलता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल। अगर हमें कोई भी प्रॉफिट होने वाला है तो उसका कोई एंटिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, जब तक प्रॉफिट नहीं होता ना तो हम प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए प्रॉफिट का हमें एंटिसिपेट नहीं करना है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ओके, ऑल पॉसिबल लॉसेस मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो जहां पे प्रोबेबिलिटी है कि लॉस हो सकता है, लॉस होने के चांसेस है, फटाक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ। प्रॉफिट तब तक रियलाइज मत करो, तब तक रिकॉग्नाइज मत करो जब तक वो प्रॉफिट आप रिसीव ना कर लो। ठीक है, प्रॉफिट आपको जब तक मिल नहीं जाता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखाना। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कंजर्वेटिज्म के केस में कंजर्वेटिज्म का कंक्लूजन इतना याद रखना, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल। ठीक है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, कंजर्वेटिज्म में प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं किया जाता बल्कि जो प्रॉफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब प्रॉफिट सॉरी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, और अगर कोई लॉस है ऑल पॉसिबल लॉसेस तो उसका प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। डाउट है यस, डाउट ऐसा आया है सर ऐसा क्यों? उन्होंने बोला है कि अगर आपको इनकम होने वाला है तो इनकम मत दिखाओ जब तक एक्चुअल में इनकम नहीं होता। और खर्चे के बारे में ऐसा है कि अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है तो पहले ही दिखा दो, मतलब वेट मत करो। मुझे पता है कि मुझे 2 महीने के बाद लॉस होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है। अकाउंटिंग बोलता है अभी के भी लॉस दिखा दो, डोंट वेट फॉर द 2 मंथ्स, 2 महीने का वेट मत करो, अभी के भी लॉस दिखा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है। बच्चों आपका क्वेश्चन आपकी जगह पे सही है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पूछो ना कि ऐसा क्यों किया तो मेरा आंसर रहेगा क्योंकि कंजर्वेटिज्म बोलता है। लेकिन कंजर्वेटिज्म में ऐसा क्यों बोला है इसका कोई आंसर नहीं। प्रिंसिपल बच्चों, जो अकाउंटिंग की कुछ प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, तो उसको कोई रीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म के बाद कंसेप्ट है मटेरियलिटी। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट और मटेरियलिटी बोले तो इंपॉर्टेंस। सो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट में, मतलब फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो भी अकाउंट बनाया जाता है, सो डू रिमेंबर फाइनल अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी ऐसा कोई भी आइटम हमें छुपाना नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, जो मटेरियल। ठीक है, सो मटेरियलिटी में इनका कहना सिंपल है कि जो जो इंपॉर्टेंट आइटम है सब हमें फाइनल अकाउंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज करने ही है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, पर जो इमटेरियल मतलब एकदम निग्लिजिबल चीज है जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है, जिसका मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग में नहीं दिखाना है, लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सपोज मैंने अदर एक्सपेंस पे दिखा दिया, अदर एक्सपेंस लिख के डाल दिया सब कुछ तो चल जाएगा, लेकिन जो मटेरियल आइटम है, जो इंपॉर्टेंट आइटम है, वो तो हमें प्रॉपरली बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने। ठीक है, बस 2 कंसेप्ट बाकी है फिर आपकी छुट्टी हो रही है। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न। जब तक सूरज चांद रहेगा बिजनेस का भी नाम रहेगा, ऐसा बोलता है गोइंग कंसर्न। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया सूरज चांद तक, बट हमारा बिजनेस अभी चल रहा है और फोर्सिएबल फ्यूचर तक, मतलब अगले कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जहां पे एज्यूम किया जाता है उसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों अगर बिजनेस के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो हम एज्यूम करेंगे कि बिजनेस कंटिन्यूअसली फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, सो याद रखना इसे कंसेप्ट ऑफ परमानेंसी भी बोलते हैं या फिर कंटिन्यूटी कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, सो सिंपल सा फंडा है कि बिजनेस आज भी चल रहा है और आगे भी कंटिन्यूअसली फ्यूचर में चलता ही रहेगा, बंद होने नहीं वाला, बंद होने की कोई चांसेस नहीं है, इसे बोलते हैं गोइंग। ठीक है, एंड लास्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्ट्री नाम से समझ रहा है, बोले तो पास्ट और कॉस्ट बोले तो एक्सपेंस। सो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे एसेट्स अभी भी वो मार्केट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हिस्ट्री वाला कॉस्ट बोले तो जिस कॉस्ट पे हमने वो एसेट परचेस किया था, मान लो अभी मेरे पास कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू 1,20,000 है, एक्चुअल में मैंने वो 1,20,000 में लिया था 4 साल पहले, ठीक है, तो क्या हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, हिस्टोरिकल क्योंकि ओल्ड वाला जब हमने कॉस्ट जो चीज परचेस की होगी तब वो खर्चा आया, इसलिए वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पास्ट वाली बात है, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमने कंसेप्ट देख लिए, कुछ कंसेप्ट प्रीवियस एपिसोड में देखे, कुछ आज देखें, और हाँ आगे भी हम ऐसे नॉलेज कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। बस स्टे ट्यून्ड टू केसीए एंड सी यू इन द नेक्स्ट डे फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।